हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वेदे और आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। तो बच्चा द पॉइंट इज़ कि आप लोगों को पता है बहुत दिनों से एक चीज़ ट्रेंड कर रही है, द एर्थ पे कमीशन। बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे। तो आज अपन लोग एक वीडियो के माध्यम से इसका पूरा फुल प्रूफ बात कर लेते हैं, कि आप लोगों को ये पता चले कि आने वाले समय में अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब को जॉइन करोगे तो आप लोगों की सैलरी कितनी बढ़ने की संभावना रहती है। एक मोटिवेटिंग फैक्टर ये ज़रूर रहेगा। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। होता क्या है कि हर बार यहाँ पे देखिए कि यूनियंस एंड जो नेशनल कमीशंस होते हैं, वो आप लोगों के यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट देयर डिमांड कि भाई हमारी सैलरी इतनी हाइक हो। ये सैलरी मतलब यहाँ पे बेसिक पे की बात होगी। हमेशा याद रखिए, आप लोगों को ये पता है कि लास्ट पे कमीशन जो है वो आया था 2016 में, बट वो 2016 के जनवरी में ऑन पेपर आ जाता है, बट अप्लाई होते होते थोड़ा समय लगता है। और थियरेटिकली ऐसा होता है कि आप लोगों को वहाँ पे एरियर्स मिलने चाहिए, बट प्रैक्टिकली मिलते या नहीं मिलते वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि बच्चा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज इन सैलरी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एट प्रेजेंट देयर आर 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 65 लाख पेंशनर्स। सो गवर्नमेंट के जो एक्सचेकर है मतलब तिजोरी है, उस पे एक बहुत बड़ा भार आता है। वैसे ये आपका हक का पैसा है, बट फिर भी गवर्नमेंट चीजों को थोड़ा यहाँ पे सोच समझ के बढ़ाती है। समझ में आया? तो इसका बेनिफिट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स को मिलता ही है। तो सर क्या क्वेश्चन नंबर वन, क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्लाई करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बाद इम्प्लीमेंट करेगा, तो हो सकता है कि वो वहां पे आप लोगों को 2026 में नहीं देखने को मिले, 1 या 2 साल का डिले भी आप लोगों को देखने को मिले। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिवाइज करेगा तो आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट भी 101% पे को रिवाइज करेगा। टाइम लग सकता है, एरियर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, कि सर हमारे लिए अगर ये लेट होता तो एरियर्स यहाँ पे मिलेंगे क्या? समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे चलिए अपन लोग बात करते हैं सब चीज़ों की। यहाँ पे चलिए अपन लोग बात करते हैं सब चीज़ों की। सो बच्चा, यहाँ पे द अप्रूवल डेट फॉर द सेम वाज जनवरी 16 2025। मतलब यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई एट्थ पे कमीशन आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लग रहा था कि एट प्रेजेंट ये पे कमीशन 2026 में आएगा भी या नहीं आएगा। एंड एक्सपेक्टेडली, मतलब on paper officially it must be implemented from January 1 2026, however delays are possible ड्यू टू द प्रोसीजरल टाइमलाइंस। एंड आप लोगों को पता है गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा डिले होना स्वाभाविक है। समझ में है? थोड़ा डिले होना स्वाभाविक है। क्या ये सबको समझ में है? थोड़ा डिले होना स्वाभाविक है। ओके, नाउ द बेनिफिशियरीज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50 lakh सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 65 lakhs पेंशनर्स इंक्लूडिंग द डिफेंस पर्सनल्स। ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले समझे कि सेवंथ पे कमीशन क्या था। आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि सेवंथ पे कमीशन में आजकल आप लोग देखते होंगे कि हर एक पोस्ट के हिसाब से वहां पे लेवल ऑफ सैलरी फिक्स करा हुआ है। लेवल 1, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10। जैसे अभी इसरो साइंटिस्ट की वैकेंसी आई, तो इसरो साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो लेवल 10 के हिसाब से इम्प्लीमेंट होती है। किस हिसाब से इम्प्लीमेंट होती है बच्चा? लेवल 10 के हिसाब से इम्प्लीमेंट होती है। समझ में आया? ओके, समझ में आया? लेवल 10 के हिसाब से इम्प्लीमेंट होती है। और आप लोगों के एसएससी जेई की जो सैलरी रहती है वो लेवल 6 के हिसाब से रहती है। ओके, और इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की रहती है वो लेवल 7 के हिसाब से रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करें। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव डेट था वो था 1 जनवरी 2026, पर मेरी गलती ना हो रही हो तो इसको ऑन पेपर मतलब आप लोगों को इसका बेनिफिट देते देते जुलाई या अगस्त आ गया था। शायद एरियर्स भी मिले होंगे, अभी के लिए वो मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो बच्चा, सेवेंथ पे कमीशन से पहले सिक्स पे कमीशन में आप लोगों का जो मिनिमम बेसिक पे था, मतलब लेवल 1 की जो जॉब अभी के लिए कह सकते हैं, उसमें था आप लोगों का 7,000, जिसको रिवाइज करके कर दिया था 18,000। मतलब ऑन ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 2.57% का फिटमेंट फैक्टर वहां पे कंसीडर करा गया था। फिटमेंट फैक्टर मतलब गवर्नमेंट कंसीडरेशन के हिसाब से आप लोगों की सैलरी कितनी वहां पे बढ़नी चाहिए, आप लोगों का बेसिक पे कितना बढ़ना चाहिए, और बेसिक पे के ऊपर ही वहां पे अलाउंसेस आते हैं।
समझ में आया? सो द फिटमेंट फैक्टर वाज 2.57, यूज्ड टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग पे इनटू द न्यू पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करा गया था और 18 लेवल्स में आप लोगों के सैलरी के प्रोग्रेशन को डिवाइड कर दिया था, लेवल 1 से लेके 18 तक। तो वहां पे ग्रेड पे सिस्टम हटा दिया था। इससे पहले ग्रेड पे सिस्टम था। तो 2016 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आप लोगों का ग्रेड पे सिस्टम एबॉलिश कर दिया था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था लेवल बेस्ड पे मैट्रिक सिस्टम के द्वारा। एंड बचा देयर वाज अ न्यू रूल एडेड के डियरनेस अलाउंस जो है वो आप लोगों के एवरी 6 मंथ रिवाइज होगा। नियरली 2% इंक्रीमेंट एवरी 6 मंथ आप लोगों को मिनिमम देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों का एट प्रेजेंट डियरनेस अलाउंस है, अगर मैं अभी के भी 6 महीने के 2% और ऐड कर दूं तो इट इज 55% ऑफ योर बेसिक पे। समझ में? तो सारी चीजों के बारे में थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। सारी चीजों के बारे में थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। देन सर, पेंशन रिवीजन, देयर वाज एन इम्प्लीमेंटेड अ न्यू फॉर्मूला फॉर पेंशन बेनिफिट अलाइंग विद द पे मैट्रिक्स। एंड आप लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट रखा गया था 3% ऑफ द बेसिक पे। और आप लोगों का एचआरए भी रिवाइज करा गया था एक्स वाई जेड सिटीज की कैटेगरी में। एंड एट प्रेजेंट आप लोगों का एचआरए जो है इट इज 30% ऑफ योर बेसिक पे। आप लोगों का हाईएस्ट पॉसिबल एचआरए जो है इट इज 30% ऑफ द बेसिक पे। समझ में आया? समझ में आया? अब बच्चा डिमांड जो है यहाँ पे यूनियन की वो है फॉर अ हायर फिटमेंट फैक्टर विच इज 3.68%, सिमिलर टू व्हाट वाज द डिमांड ड्यूरिंग द 7th पे कमीशन। बट बच्चा 3.68% बहुत मुश्किल है जिसको गवर्नमेंट मानेगी। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का पे में कितना फर्क आएगा, और हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट अभी मार्केट में इन्फ्लेशन पे भी पड़े, महंगाई भत्ते पे भी पड़े। समझ में आया? सो व्हाट आर द टॉक्स बाय द एक्सपर्ट्स कि आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर माना जा सकता है फ्रॉम 2.5 टू 2.86। समझ में आया? सो फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है? मान लीजिए कि अगर आप लोगों का अभी करंट बेसिक पे है 20,000, वैसे लेवल 1 के जॉब में आप लोगों का मिनिमम बेसिक पे जो है वो है 18,000 रुपीज। सो अगर अपन लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि आप लोगों का करंट जो बेसिक पे है वो 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपए है, और आप लोग फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 मान के चलते हो तो आप लोगों का बेसिक पे ही 57,200 हो जाएगा। हाँ, पर डीए यहाँ पे आप लोगों का जीरो से वापस ऐड होने लगेगा। आप लोगों का जो अभी डीए है 55%, वो आप लोगों का बेसिक से ही यहाँ पे अप्लाई होने लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? और अगर आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर जो यूनियन और एम्प्लॉयज की डिमांड है 3.68 माना जाए, सो आप लोगों का बेसिक पे रिवाइज होके ही हो जाएगा 73,600। तो बच्चा इतना बड़ा जंप देना गवर्नमेंट को थोड़ा डिफिकल्ट है। इतना बड़ा जंप देना मतलब यहाँ पे 50,000, 40 टू 50,000 का जंप देना थोड़ा मुश्किल है। तो सर कितना जंप दिया जा सकता है? थोड़ी बहुत अपन लोग इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। आप लोग ये देखिए कि 7th पे कमीशन में आप लोगों के लेवल्स कुछ इस तरीके से थे। जैसे लेवल 1 पे आप लोगों का बेसिक पे था 18,000, जो आप लोगों के लोअर डिविजनल क्लर्क या एमटीएस जैसी पोस्ट के लिए रहा है। आप लोगों की ग्रुप डी के पोस्ट पे भी यही रहता है। देन सर लेवल 4 के ऊपर बेसिक पे था आप लोगों का 25,500, लेवल 6 के ऊपर 35,400, देन सर लेवल 7 के ऊपर 44,900, जो आप लोगों के जनरली इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरे जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट पे रहता है। एसएससी का लेवल 6 है। ओके, एसएससी का लेवल 6 है। सीजीएल के बहुत सारी पोस्ट जो होती है वो लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 की होती है। देन लेवल 10 विच इज योर इसरो साइंटिस्ट ग्रुप ए ऑफिसर्स पोस्ट, यहाँ पे है उसका बेसिक पे 56,100। देन लेवल 13 का जो पे है वो है 1,18,500। लेवल 17 का है 2,25,500, जो कि एक एपेक्स स्केल माना जाता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट का जो बेसिक पे है वो है 2,50,000 पर बेसिक पे। समझ में आया? 2,50,000 इज द बेसिक पे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिला। आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिला कि आप लोगों का बेसिक पे लेवल्स के हिसाब से क्या क्या है। So some expect that the 8th pay commission may consider the partial or full DA merger to simplify the pay structure। मतलब अभी जो आप लोगों का डीए जो है बेसिक पे का 55% है, तो उसको मर्ज कर दिया जाएगा। आप लोगों के बेसिक पे में ही कुछ परसेंटेज तो मर्ज किया जाना चाहिए। समझ में आया? या फिर उसको जीरो से वापस कंसीडर करा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग डीए को मर्ज करता हुआ पाया जाता है तो आप लोगों का बेसिक पे बढ़ जाएगा। बेनिफिट तो एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का ही है।
पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, सो कॉम्प्लेक्स रिकैलकुलेशंस ऑफ अलाउंसेस विल बी देयर ऑन टू द बेसिक पे। सो अभी के लिए डीए को किस तरीके से कंसीडर करेंगे वो अपन लोगों को नहीं पता है। अभी के लिए डीए को किस तरीके से कंसीडर करेंगे वो अपन लोगों को नहीं पता है। ये आप लोगों को देखना है कि दिस विल बी डिस्कस्ड इन द फर्दर कोर्स ऑफ टाइम। अभी तो वैसे मई एंड हो रहा है, जून आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अपन लोग बेसिक कैलकुलेशंस को समझे। अगर मैं लेवल 1 के पोस्ट के बारे में बात करूं, आप लोगों को लेवल 1 जो रेलवे की ग्रुप डी पोस्ट के भी इक्विवेलेंट है, उसमें बेसिक पे होता है 18,000। अब बच्चा यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बेसिक इंक्रीमेंट भी मानती है तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई लेवल 1 को लेवल 2 जितना अलाउंस मतलब बेसिक पे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अगर बेसिक मेरी 18,000 रुपए है तो मेरी 19,900 कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी? 19,900। तो वहां पे भी मिनिमम इतना फिटमेंट फैक्टर मतलब 1.92% तो कंसीडर रहेगा ही। ओके, तो अभी के लिए अगर अपन लोग देखें यहाँ पे तो आप लोगों के फिटमेंट फैक्टर है। मैं डीए को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डीए आप लोगों का रिवाइज होगा एंड 101% आप लोगों का एचआरए भी रिवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2016 के बाद गवर्नमेंट ने एचआरए को भी रिवाइज किया था ग्रुप एक्स वाई जेड कैटेगरी में। अभी जो है वो है 30%। इसको भी साल 2 साल में बढ़ाया जाता है कि 2-2 3-3% बढ़ाया जाता है बेस्ड ऑन टू द प्रेजेंट इन्फ्लेशन। बेस्ड ऑन टू द प्रेजेंट इन्फ्लेशन समझ में आया, तो उसको बढ़ाया जाता है। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सैलरी किस तरीके से बनती है वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर अपन लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कंसीडर करा जाता है एक फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.92, तो आप लोगों का बेसिक पे जो है वो 18,000 का रिवाइज होके हो जाएगा 34,560। अब एचआरए अगर मैं 30% भी कंसीडर करूं, वैसे तो ये यहाँ पे रिवाइज होगा, वैसे तो ये 101% रिवाइज होगा। अगर 30% माने सो दिस विल बी 10,368 रुपीज। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो रहता है ये भी बचा रिवाइज होगा, तो ये 3,600 तो नहीं रहेगा, बट ये 101% आप लोगों का इंक्रीज होगा। द कंफ्यूजन इज ऑल फॉर द एचआरए कि सर क्या एचआरए भी इंक्रीज होगा कि उसको रिवाइज करके कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ऐसे फॉर्मूला को यहाँ पे आप लोगों के लिए सामने रखेगी जो वहां पे उनके एक्सपेंडिचर को भी बहुत लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाए और एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखे। मतलब विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होने चाहिए। एम्प्लॉयज जो बोल रहे हैं 3.86%, वो नियर टू इम्पॉसिबल है कि गवर्नमेंट माने, क्योंकि आप लोगों का सैलरी का हाइक नियरली 3.5 टाइम से 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप समझ रहे बात को? तो उतना तो बहुत मुश्किल है, उतना मान लिया तो पहले भी डिमांड इतनी की थी तो 2.57% माना था गवर्नमेंट ने। सो अभी के लिए अगर अपन लोग 1.92% भी फिटमेंट फैक्टर मानते हैं जो मिनिमम गवर्नमेंट देगी ही, तो जिनका सैलरी 18,000 था, बेसिक पे जिनका 18,000 था, उस पे अलाउंस लगा के ज्वाइनिंग के टाइम पे सैलरी हो जाएगी 48,528, जो कि पहले 34 से 35,000 थी। मतलब 13-14 हजार आप लोगों की सैलरी रिवाइज हो जाएगी। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे आप लोगों की ग्रुप डी की जो पोस्ट की सैलरी होती है, मैं आप लोगों का 18,000 पे आप लोगों का ऐड कर दूं। सुनिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए चीजों को ऐड करता जाऊं। मैं एक बैक एंड कैलकुलेट कर लूं। 18,000 मेरा बेसिक पे है, उसके ऊपर मेरा 1.55% कर दूं, तो मेरा यहाँ पे प्रेजेंट डीए ऐड हो जाएगा। डीए ऐड हो जाएगा 27,900। उसमें मैं ऐड कर दूं 30% इसका ही। ओके, 30% क्या ऐड कर दूं? हाउस रेंट अलाउंस तो 18 का 30%, 18 टू जा 36, और ये हो जाएगा आप लोगों का मतलब 5,400 मैक्सिमम गिने। हाँ, आप ये देखिए कि अपन लोग मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हैं 30%, ये आप लोगों के ग्रेड एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से। सो 33,300 और 2-3 अलाउंस ऐड करके योर सैलरी विल बी अराउंड इन हैंड सैलरी 35,000। अब वो 35,000 सैलरी रिवाइज होके हो जाएगी 48,528, अगर अपन लोग मिनिमम 1.92 टाइम्स फिटमेंट फैक्टर को कंसीडर करते हैं। बट सर एक ये भी बात है कि शायद फिटमेंट फैक्टर 2.08% है। ये देखो, 3 फिटमेंट फैक्टर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रखे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन को अप्रूव करने से पहले बहुत सारे फाइनेंस एक्सपर्ट से यूनियंस की डिमांड्स को सुनेंगी। तो ये 3 फिटमेंट फैक्टर्स आज के समय डिस्कशन में हर जगह देखने को मिल रहे हैं। ये 3 फिटमेंट फैक्टर आज के समय डिस्कशन में हर जगह देखने को मिल रहे हैं। सो विथ 2.08% आप लोगों का बेसिक पे हो जाएगा 37,440, और आप लोगों का एचआरआई हो जाएगा 11,232।
एंड अगर आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 फिक्स्ड ही रहता है तो आप लोगों का ऑन हैंड सैलरी 52,000 तक जा सकता है, 52,000 तक जा सकती है। समझ में आया? समझ में आया? 52,000 तक जा सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? देन सर 2.86%, अगर 2.86 टाइम आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर माना जाता है तो आप लोगों का बेसिक पे ही 18,000 की जगह चला जाएगा 51,480। समझ में आया? एंड आप लोगों का एचआरए हो जाएगा 15,444। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस विल बी 3,600। मिनिमम पे ही अपन लोग गिन रहे हैं तो योर सैलरी विल बी कंसीडरिंग द एक्स सिटी इट विल बी 70,524। बहुत मुश्किल है बट इतना फिटमेंट फैक्टर पाया जा सकता है। ओके, अगर इतना पाया गया देन इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। समझ में आया? समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? जस्ट कंसीडर दिस। ओके, कि आप लोग तीनों फिटमेंट फैक्टर को देखिए और जब ये एक्चुअली अप्लाई होगा तो आप मुझे बताइएगा कि सर कौन सा फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। मुझे लगता है 1.92 या 2.08 के आसपास ही रहेगा फिटमेंट फैक्टर, उसके आसपास ही रहेगा। समझ में आया? आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर उसके आसपास, इतने के आसपास ही रहना चाहिए। तो बच्चा ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की जो प्रेजेंट सैलरी है वो एक्चुअली मुझे पहले दिखा देनी चाहिए थी। 18,000 आप लोगों का बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस 9,900। देन योर एचआरए आप लोगों के बेस्ड ऑन टू 20 या 30% बेस्ड ऑन टू द सिटी वेर यू आर पोस्टेड 3,600 से लेके 5,400। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये भी आप लोगों के सिटीज के हिसाब से वेरी करता है, अपन लोगों ने मैक्सिमम 3,600 लेके किया है। then other allowances will be there like your canteen allowance, other subsidies which is 500 to 1,000 rupees। अगर आप लोग ऐड कर दो तो 18,900 प्लस 9,900 27,900 प्लस 5,400 प्लस 3,600 ये मिला के कितना होता है 9,000। तो 36,000 के आसपास मोटा मोटा आप लोगों का सैलरी बन रहा है ग्रुप डी के लेवल 1 के कैंडिडेट्स के लिए अभी के समय। अगर आप लोग वहां पे एक्स कैटेगरी सिटीज में पोस्टेड रहेंगे, जैसे हो गया आप लोगों का बॉम्बे, दिल्ली, ऐसी सिटीज में आप लोग पोस्टेड हैं तो समझ में आया? ऐसी सिटीज में अगर आप लोग पोस्टेड है तो समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, बट अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि आप लोगों का यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद अब आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर कैसे चेंज करेगा। तो सर फिटमेंट फैक्टर मैंने 3 टेबल बनाए हैं अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग लेवल्स के लिए। कीपिंग द एचआरए मैक्सिमम 30% एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आल्सो मैक्सिमम 3,600। सो लेवल 1 का सैलरी हो जाएगा 48,528 अगर मैं फिटमेंट फैक्टर लेता हूँ 1.92। अगर आप लोग एसएससी जेई की देखो तो एट प्रेजेंट आप लोगों का जो ज्वाइनिंग के टाइम पे सैलरी है वो कुछ 55,000 के आसपास है, 55 से 60,000। वो बढ़ के 90,000 क्रॉस कर सकती है इफ दे आर कंसीडरिंग अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.92। एंड बच्चा अगर आप लोग इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की देखें जहां पे आप लोगों का बेसिक पे 44,900 है, वो इंक्रीज होके हो सकती है 1,15,670 बेस्ड ऑन टू द कैटेगरी ऑफ सिटी वेयर यू विल बी पोस्टेड। याद रखिए मैंने मैक्सिमम एक्स कैटेगरी सिटी को लेके ही कंसीडर करके कैलकुलेशन की है। समझ में आया? देन सर अगर आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर 2.08 माना जाता है तो बच्चा आप लोगों के लेवल 6 में मतलब एसएससी जेई के कैंडिडेट्स की सैलरी बढ़ के हो सकती है 99,322 रुपीज तक, और इससे थोड़ा बहुत अमाउंट वेरी कर सकता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज अ वेरी 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 गुड इंक्रीमेंट अगर ये माना जाता है। समझ में आया? एंड अगर इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की देखें तो इट कैन गो अप टू 1,25,000, 1,25,000। समझ में आया? समझ में आया? देन सर अगर फिटमेंट फैक्टर वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर कर लिया गया 2.86 टाइम्स तो एसएससी जेई के टाइम की आपकी सैलरी हो जाएगी 1,35,000 के आसपास। और टेक्निकल असिस्टेंट, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट एंड सीजीएल के मोस्ट ऑफ द पोस्ट जिसमें लेवल 7 होता है, वैसे लेवल 8 भी होता है उसमें, पर ऑन एन एवरेज ज्यादातर पोस्ट लेवल 7 की रहती है, तो आप लोगों की सैलरी 1.7 लाख तक जा सकती है। समझ में आया? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर इतना भी नहीं होता तो आप लोगों की 1.2 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी जाने की संभावना है। मैंने आप लोगों को तीनों पॉसिबल कंसीडरेशंस बता दी। मैंने आप लोगों को तीनों पॉसिबल कंसीडरेशंस बता दिए। समझ में आया? समझ में आया?
सो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है व्हाट विल बी द चेंज ओवर हियर। आप लोगों को क्या लगता है व्हाट विल बी द चेंज ओवर हियर। ओके, अगर ये चीज़ पसंद आए तो वीडियो में एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड बच्चा, यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी SSC JEE प्लस। अब पहले क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना एग्जामिनेशन, उसमें जाने के लिए, यूजिंग माई कोड वैद्य 50। ये ऑफर आज तक ही वैलिड है, आज रात 12 बजे तक। सो मेरा कोड लगाइए एंड स्टार्ट योर SSC JEE प्रिपरेशन एट अ प्राइस ऑफ 5499। ये ऑफर आज रात तक ही वैलिड है आप लोगों के लिए। सर्वज्ञ बैच में आप लोगों को बताऊं तो योगेश सर ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 23 मार्च से कास्टिंग एंड मेटल फॉर्मिंग। ओके, एंड मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उनका ऑलरेडी ऑन गोइंग है। और मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो यू कैन ज्वाइन यूजिंग माई कोड वैद्य 50। समझ में आया? यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द शौर्य बैच फॉर RRBJ यूजिंग माई कोड वैद्य 50 ऑन अन अकेडमी स्टोर्स एट एन ऑफर प्राइस ऑफ ₹3999। समझ में? अन अकेडमी प्लस आप लोगों को देता है रेजर एंड फीचर वेर यू कैन टॉक विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स लाइव इन द क्लास, क्लास एंड डाउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSCJ Unacademy RRBJ top ranker। and please मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी मेहनत करी है, ये आप लोगों को कितना सेटिस्फैक्टरी लगता है। चलिए देन, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग।